Hello students, welcome back. Welcome to the chapter 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। तो पिछला पार्ट अगर आप देख चुके हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं दोनों बॉन्डेड एटम्स के बीच में, जो एटम आपस में कंबाइन होने जा रहे हैं उनके बीच में कौन से मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर वहाँ पर शेयर हुए हैं। ठीक है, उसके बेस पर जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उसको हमने 3 टाइप में डिवाइड किया था, और हमने ये भी बताया था कि भाई कोवलेंट बॉन्ड की कंडीशंस क्या होती हैं। कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए हर एक एलिमेंट क्या करता है, म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहिए। ठीक है, और आफ्टर पेयरिंग विद द एलिमेंट, ठीक है, जब वो एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है, दे शुड हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। एंड थर्ड वन इज दैट they should follow the octet rule by combining to which each other। ठीक है, इस तरीके से हमने उसकी कंडीशंस आपको बताई थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डॉट स्ट्रक्चर एंड लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग कोवलेंट बॉन्ड्स और डॉट्स between the बॉन्डेड एटम्स। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, या जिन कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। द कंपाउंड्स विच हैव कोवलेंट बॉन्ड या द कंपाउंड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट atoms are bonded by the covalent bond are called covalent compound। तो किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं या जो भी आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जब हम उनको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या बॉन्ड्स को बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंपल लाइन से बिटवीन द एटम्स, देन दिस इज कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें H2 की, तो यहाँ पर हम H को इस तरीके से दिखा सकते हैं, दैट इज आल्सो लेविस स्ट्रक्चर। और H को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, दैट इज आल्सो लेविस स्ट्रक्चर। और H को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो वाट एवर यू फॉलो, जस्ट यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको दिखा सकते हैं और इस तरीके से भी आपको दिखा सकते हैं इसमें। ठीक है, ये भी लेविस है, ये भी लेविस है और ये भी लेविस स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से हम इनको दिखा सकते हैं। और आपको पता ही है कि भाई एक सिंगल बॉन्ड को बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होती है, शेयर होती है। दो के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे और 3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंडीशंस फॉर राइटिंग ए लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं? तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को हम जब फॉलो करेंगे तो यू विल बी एबल टू फॉर्म द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सी वो कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशंस तो ये होती हैं कि सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल एटम का मतलब हो गया किस एटम से सारे एटम आके जुड़ रहे हैं। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है। तो सेंट्रल एटम क्या होता है? तो पहली कंडीशन ये है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, कैन नेवर बी सेंट्रल एटम्स। इसका रीजन क्या है? इसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, उससे ले लेगा। ठीक है भाई, इसका रीजन तो हो गया, ये तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और ये इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकियों को क्या देगा? एक को दे दिया, बात खत्म। ठीक है, बाकी एटम्स का क्या होगा? ठीक है, एक तो इस करके इसको नहीं ले सकते। सेकंड, अगर हम फ्लोरीन को कंसीडर करें कि भाई फ्लोरीन को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ही ज़्यादा होती है, पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब भाई साहब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तो देने से रहा वो। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सेकंड, अब हम किसको बनाएं?
तो अगर आपके जो आपको कंपाउंड गिवन है, कोवलेंट कंपाउंड गिवन है, उसके अंदर अगर आपके मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन से अलग कोई अदर दो एटम है, तो द एटम विद लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेकन एज सेंट्रल एटम। ठीक है। थर्ड वन कहता है कि भाई जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब लेविस डोर स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग बनाने से पहले जो जितने भी एटम हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे शुड बी इक्वल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल बिफोर एंड आफ्टर लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है। ऑफ ऑल एटम्स, सभी एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। ये नहीं कि भाई स्ट्रक्चर से तो पहले तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन और आपने कर दिया वहां 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ वन होता है 4 एनायन। एनायन के लिए क्या होता है? 4 एनायन देयर विल बी मोर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के बराबर ही वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है। और फिफ्थ 4 कैटायन देयर विल बी लेस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई। पॉजिटिव चार्ज के बराबर इतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इतने ही इलेक्ट्रॉन वहां पर बढ़ जाएंगे। तो ये कंडीशन हो गई। अब हम यहाँ पर एक एक करके स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सपोज करो पहले हमें क्या करना है, O2 की लेविस डोर स्ट्रक्चर बनानी है। तो ऑक्सीजन के लिए आपको क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, बाकी आप उसकी तरफ करके नहीं लिखेंगे। ठीक है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसलिए ये हमने एक दूसरे के फेस करके लिखेंगे किस तरफ। अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देते 3, तो ये गलत हो जाती, क्योंकि इसका मतलब होता है कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये समझो आप कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन हम इन दोनों को एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन उतने ही शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है भाई, ये आपकी बन गई लेविस डोर स्ट्रक्चर। और इसको बॉन्ड फॉर्म में भी दिखाना हो तो ये आपके डबल बॉन्ड और ये आपके 4 डॉट। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर विच लेफ्ट फ्रॉम बॉन्डिंग इज कॉल्ड लोन पेयर। ठीक है भाई। लोन पेयर क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग बनाने से बच जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। तो लोन पेयर वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज होती है उसको हम सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का समझ में आ गया। अगर हम बात करें CO2 का, तो CO2 में देखिए, अब C और O2 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? C की। और अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे पता लगाएंगे? तो वो हमने चैप्टर 3 में आपको कराए हैं। अगर आपने चैप्टर 3 की वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और उस पर चैप्टर 3 की वीडियो देखिए। वहां पर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर कराया है, जिसमें हमने बताया था कि भाई क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन एक ही पीरियड के एलिमेंट है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के बाद आता है। इसका मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है हम तो उसको लेंगे, तो कार्बन को एज ए सेंट्रल एटम लेंगे। अब कार्बन के पास क्या है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये एक ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन को देगा, इस तरीके से। ठीक है,
लेकिन ये अच्छा था, ये स्ट्रक्चर्स बन रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे आए जिन्होंने इस लेविस डो स्ट्रक्चर को ये बोला था कि भाई लेविस डो स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखनी चाहिए कि वो क्या करनी चाहिए, ऑक्टेट रूल फॉलो करने चाहिए। लेकिन ऑक्टेट रूल फॉलो कराने के चक्कर में क्या हुआ, हमें एक अनदर बॉन्ड बनाना पड़ा, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना पड़ा, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके का जो बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर आती है वो सिर्फ एक ही एटम से आ जाती है। अभी तक तो हम पढ़ते आए थे कि भाई दोनों एटम, जो एटम आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन देने चाहिए। लेकिन जब से हमने ये पढ़ा है कि भाई ये जो लेविस डो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से लिखनी चाहिए कि भाई ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए, तो इस करके क्या हुआ, हमें एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनानी पड़ी कि वहां पर हमें एक नया कोवलेंट बॉन्ड बनाना पड़ा, जिसमें सिर्फ एक ही एटम से क्या आते हैं, एक ही एटम से बॉन्ड पेयर्स आते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको आगे इसको क्या लिख सकते हैं भाई, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो इस तरीके की पहली स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ गई, रूल्स आपके समझ में आ गए। तो अभी हम और भी एग्जांपल करेंगे, यहाँ पर काफी सारे एग्जांपल हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में आपने देखा होगा ट्रिपल बॉन्ड बना रहता है। लेकिन अगर यहाँ हम आपको लोन पेयर दिखा दे तब आपको क्या समझ में आएगा। यहाँ पर आपको लोन पेयर दिखा दिया हमने इस तरीके से। अब इस 3 बॉन्ड का मतलब तो ये हो रहा है कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन इससे आए, 3 इलेक्ट्रॉन इससे आए, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कार्बन के तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो गए। तो अब इसका मतलब ये है कि भाई इन 3 बॉन्ड को बनाने में ऑक्सीजन के तो हैं सिर्फ ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, देखो यहाँ पर आपने ये बनाया, पहले ऑक्सीजन ने भी कि भाई चलो 2-2 कर ही लेते हैं, लेकिन अब ऑक्सीजन ने बोला कि भाई मेरे पास तो अगर आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप मुझे देंगे तो मेरे पास तो सिर्फ 6 ही रहेंगे, लेकिन मुझे तो 8 करने हैं क्योंकि ये रूल है, ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, भाई चलो ठीक है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन और आपको एक्स्ट्रा दे देता हूँ। इस तरीके से वो बॉन्डिंग हुई। तो इसमें क्या हुआ, इस तरीके से ये और इस तरीके से ये। ठीक है, और तब जाके आपका ये बॉन्ड बना ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, एक दो तो आपके एक डबल कोवलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसको बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किससे आए हैं, ऑक्सीजन से आए हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको ऑक्टेट रूल वाला फॉर्मूला फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें किसकी, H2SO4 की। ठीक है, ठीक है भाई। और देखो, अगर आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है विदाउट एनी, मतलब आप नए नए हो कैसे लिखेंगे, कौन से एटम को किससे जोड़ना है, ये पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किसी भी एटम को अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 ऑक्सीजन को कितने चाहिए, इन 4 ऑक्सीजन को लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, 6 तो इससे मिल जाएंगे, ठीक है, और 2 यहाँ से लेगा, तो इन दोनों को ऐड करके 8 के बराबर हो गया। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई 2 ऑक्सीजन तो डायरेक्टली 2-2 इलेक्ट्रॉन आपके किससे ले लेगी, सल्फर से ले लेगी, और एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, दोनों एटम से अलग अलग एक ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन पे दोनों हाइड्रोजन नहीं लगाने आपको, गलत हो जाएगा, क्योंकि
आपको पहले सल्फर का देखना है। तो सेंट्रल आइटम तो इसमें सल्फर को लेंगे क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और हाइड्रोजन को हम सेंट्रल आइटम ले नहीं सकते। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। ठीक है भाई। अब एक ऑक्सीजन तो क्या करेगी, एक सल्फर से ले लेगा और एक हाइड्रोजन से ले लेगा। वैसे ही एक और ऑक्सीजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से ले लेगा और एक ऑक्सीजन से ले लेगा। लेकिन जो बाकी दो ऑक्सीजन बचते हैं वो क्या करेंगे, जहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हाइड्रोजन आ जाते हैं तो पहले आप ये ट्राई करो कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे रहा है। ठीक है, अगर वहां पर इस तरीके का सर्टिफिकेशन नहीं होता है तब आपको हाइड्रोजन को डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप ये देखो कि भाई उसके इलेक्ट्रॉन्स की जो पूर्ति है वो कैसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन है। अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फर का ऑक्टेट इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6, 7, 8, 10, 12 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से हटा दो और इसको यहाँ कर दो तो अभी क्या है, सभी के एक टेट कंप्लीट हो रहे हैं। ये यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर जा रहा है। ठीक है भाई, ये यहाँ पर जा लिया और ये यहाँ पर। और सल्फर ने क्या किया, इन्होंने क्या किया भाई, यहीं से ले लेते हैं बस। सल्फर के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। और इसको अगर आप बॉन्ड स्ट्रक्चर में दिखाना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई इन दोनों बॉन्ड को बनाने में जो भी इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं वो सिर्फ सल्फर से आए हैं, ऑक्सीजन का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है या नहीं है ये हम बाद में बताएंगे जब फॉर्मल चार्जेस आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्जेस तो एक आप स्ट्रक्चर गिवन होती है उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से। ठीक है, ये आगे समझ में। इसको अगर आप कहें कि भाई हम तो ऑक्टेट को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो तब क्या बन सकती है, तब आपके पास एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बन सकती है। ठीक है, इस तरीके से बन सकती हैं और ये स्ट्रक्चर ही ज़्यादा स्टेबल है ऐसे। और ये स्ट्रक्चर क्यों ज़्यादा स्टेबल है वो हम आपको फॉर्मल चार्ज में बताएंगे। तो ये आपकी ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है जब ये डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप अदर स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। जैसे आपके पास ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। जैसे आपके पास है N2O3, N2O4 एंड N2O5। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर बनाने का सिंपल तरीका है कि भाई पहले आपको देखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, अब अगर तीनों ऑक्सीजन एक ही नाइट्रोजन के पास आ जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या होता है, नाइट्रोजन को क्या चाहिए, नाइट्रोजन को चाहिए कि भाई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन तो ये दे नहीं सकता ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, ये आपका देखो एक ये आपको याद रखना है, N2O3 N2O4 में क्या होता है, N-N बॉन्ड होता है, ये तो आपको बनानी है। और N2O5 में N-N बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हमें आपको तीन स्ट्रक्चर बनानी है तो पहले तो आपको ये पता चल गया कि भाई इनके बीच में N-N बॉन्ड होता है। अब बात आती है कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन। अब 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन का मतलब ये है कि या तो 2 ऑक्सीजन इधर आ जाए और 1 ऑक्सीजन इधर आ जाए, या दो ऑक्सीजन इधर आ जाए, 1 ऑक्सीजन इधर आ जाए। हाँ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट जिस तरीके से सल्फर ने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लिया उस तरीके से एक्सपेंड नहीं कर सकते। एलिमेंट्स डू नॉट एक्सपेंड्स इट्स ऑक्टेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते। उसमें आपके कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया और बोरोन हो गया। ये सभी क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो इनमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको नहीं करने। अगर आप 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी स्ट्रक्चर गलत है। तो नाइट्रोजन में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए।
तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये देगा एक ऑक्सीजन को, ठीक है, 2 इससे आगे, एक इससे आगे, इसके 8 कंप्लीट हो गए, ठीक है भाई, इसके 8 कंप्लीट हो गए। लेकिन ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट ही बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएगा, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को क्या नहीं कर सकता, एक्सपेंड नहीं कर सकता, ठीक है। और ये वाला क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा और दूसरी लोन पेयर इसको विदाउट एनी बॉन्डिंग रहेगा। तो ये आ गया आपके ऑक्सीजन के कंप्लीट हो गए। और ये क्या करेगा, इसके साथ करेगा, ठीक है, और ये इसके साथ, ये इसके इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसे आ जाएगी, ये आ जाएगा एन एन, ये डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है भाई। और ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर आपको N2O4 बनाना है तो बस यहाँ पर भी आप एक वो लगा दीजिए इस तरीके से, ये आपका N2O4 बन जाएगा। N2O5 बनाना है तो इसके बीच में बस एक ऑक्सीजन एम्बेड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब ऑक्सीजन यहाँ 5 हो गए, तो 5 ऑक्सीजन के लिए 2 तो दे देंगे ही, लेकिन जो 5th ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों से लेगा, तो इसलिए ये बीच में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके इस तरीके से, ठीक है। और ये कोवलेंट बॉन्ड, ये भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, और ये डबल, और ये आपका इस तरीके से, ठीक है। N2O4, N2O5 और N2O3 की इस तरीके से स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं, आपके पास हैं और भी मॉलिक्यूल हैं, जैसे H3PO4 है, HClO4 है। HClO4 की बात करते हैं, चलो किस तरीके से बात करेंगे। HClO4 के अंदर 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो Cl के पास तो सिर्फ 7 है, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन क्या करेगा, एक Cl से लेगा। देखो दोनों तरीके से आपको स्ट्रक्चर लिखनी है HClO4 की, कैसे, HClO4, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर क्या करनी है आपको, दोनों तरीके से लिखनी है। जब ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है तब, तो Cl क्या करता है भाई, इसको तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक ऑक्सीजन से ले लेगा और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ले लेगा। ये कैसे आया, देखो 4 ऑक्सीजन है, 4 दूनी 4 2 जा 8, तो 8 ऑक्सीजन चाहिए, तो इन ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन तो 6 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे डायरेक्टली, और जो 4th ऑक्सीजन आपकी बचती है वो एक क्लोरीन से और एक हाइड्रोजन से, तो ये 4th ऑक्सीजन वही है। बाकी ऑक्सीजन क्या करेंगे, इससे ले लेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये बन गया। यहाँ पर आप इसको सर्कल कर सकते हैं, ठीक है भाई। और Cl में ये बन गया, और ये इस तरीके से इसको बना लेते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गई जब ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, Cl O O O एंड OH, ठीक है भाई। ये स्ट्रक्चर होगी जब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर Cl ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है भाई, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं ये। लेकिन अगर आप इसको ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कराते हैं, आपको सिंपली इस तरीके से बनाना है, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दो दिए, बोला कि भाई आप ही क्यों दे रहे हैं, जब हम बॉन्डिंग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे शेयर, ठीक है। तो इन्होंने इस तरीके से क्या किया, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और फिर क्लोरीन क्या करेगा, इन सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन सभी से ले लेगा। बोला कि भाई मैंने 7 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, मुझे भी 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये स्ट्रक्चर जो आएगी वो इस तरीके से आएगी, Cl डबल बॉन्ड। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है भाई, ये हम बताएंगे फॉर्मल चार्ज की हेल्प से, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मल चार्ज की हेल्प से हम इसको बता सकते हैं
कि भाई क्या क्या होता है। तो डोस स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से आप उनको अरेंज करना है। पहले आपको इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट देखनी है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ P F5, तो इसके पास 5 है और ये 5 है, तो इस तरीके से 5 अरेंज हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, 5F लग जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और हर एक के पास क्या हो जाएगा, 3 3 लोन पेयर बच जाएगी, क्योंकि 5 इसके पास है और 5 ही ये इसको दे देगा। SF6 है, SF6 हो गया, SF4 हो गया, इनमें भी इस तरीके से। और S3PO4 है, S3PO3 है। इस तरीके से ये आपको करना है। देखो क्या होता है, S3PO3 और देखो जब भी PO4 वाले आते हैं, इसमें क्या होता है, एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O बॉन्ड तो होता ही है। ठीक है, अब बचते हैं 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे, वो एक एक H से लेंगे और एक H P से डायरेक्टली अटैच्ड होगा। ठीक है, S3PO4 इनकी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। जैसे P, ये आपके आगे S3PO3 की, और S3PO4 में इस तरीके से होता है। ठीक है भाई, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इन हाइड्रोजन के और 5 इसके, 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये देखना है कि भाई हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यूज अप हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हम यहाँ पर तीनों के PP बना देते, तो एक क्या होता है, P के पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मतलब 8 हो जाते हैं, लेकिन जो बॉन्डिंग है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। तीनों ऑक्सीजन एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जब भी आपका इस तरीके से कोई भी आता है, फॉस्फोरस का कोई भी एसिड आता है, तो उसमें एक P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जरूर होता है। तो P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो आपको बनाना ही बनाना है। उसके बाद आपको अरेंजमेंट देखना है कि भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और P के सारे इलेक्ट्रॉन यूज अप करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो आज इतना ज़्यादा टाइम बचा नहीं कि भाई हम नेगेटिव और कैटायन के ऊपर भी जाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। हमने एक जर्नल आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उन मॉलिक्यूल्स के लेवल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, और फॉर्मल चार्ज के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस का आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपकी जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट में चलती रहेगी। ठीक है, और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।